हुए फिरोज खान। यह खबर सोशल मीडिया की है जो आम जनमानस अपने विचार को सोशल मीडिया पर प्रस्तुत करती है। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आपका आपके चैनल ओनली न्यूज नेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो हमारी आज की पीढ़ी के लिए है कि कम से कम उन्हें उस सत्य का पता चले जो उनसे कई सालों से छुपाया जा रहा है और जो इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी को बहुत नेक समझाते आ रहे हैं। इस वीडियो की सारी बातें तथ्यों पर ही आधारित है जो कि विभिन्न लेखकों की पुस्तकों में मिलती है। इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू राजवंश में अमर है। बुद्धिजीवी इंदिरा जी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिलाया गया पर उनके बुरे प्रदर्शन के कारण बाहर निकाल दिया। इसके बाद उन्हें शांतिनिकेतन यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें उनके बुरे आचरण के लिए बाहर निकल दिया। चलिए इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे अनुरोध है यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आए तो हमें गूगल पे या फोन पे के माध्यम से हमें सहायता राशि नीचे दिए नंबरों पर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9911955719। चलिए शुरू करते हैं। शांतिनिकेतन से बाहर निकाल दिए जाने के बाद इंदिरा जी अकेले पड़ गई क्योंकि उनके पिताजी भारत की राजनीति में व्यस्त थे और उनकी माताजी स्विट्जरलैंड में क्षय टीबी रोग से पीड़ित होकर मृत्यु के करीब थी। उनके अकेलेपन से खेलते हुए फिरोज खान, जो कि नवाब खान नाम के पंसारी व्यापारी का पुत्र था और वो इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू के घर शराब इत्यादि की आपूर्ति करता था, उन्हें अपने पास खींचने में सफल रहा। तब महाराष्ट्र के गवर्नर डा. श्री प्रकाश ने नेहरू जी को चेतावनी दी कि इंदिरा के फिरोज के साथ गलत संबंध है। उस वक्त फिरोज खान इंग्लैंड में थे और उन्हें उस समय इंदिरा से काफी सहानुभूति थी। जल्दी ही उन्होंने अपना धर्म परिवर्तित कर एक मुस्लिम औरत बन गई और लंदन की एक मस्जिद में फिरोज खान से निकाह कर लिया। इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू ने अपना नाम परिवर्तित करके मैमुना बेगम रख लिया। उनकी माताजी कमला नेहरू उनके विवाह के सख्त खिलाफ थी। नेहरू जी मुस्लिम धर्म परिवर्तन पर खुश नहीं थे क्योंकि इस कारण से इंदिरा जी के प्रधानमंत्री बनाने की संभावना खतरे में पड़ जाती। तब नेहरू जी ने फिरोज खान से अपना उपनाम खान से गांधी रखने को कहा। इस कारण उन्हें अपना धर्म मुस्लिम से हिंदू में बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। ये केवल एक हलफनामे से भी बदल दिया जाता और तब फिरोज खान फिरोज गांधी बन गए। ये तो बिल्कुल वैसा ही असंगत नाम है जैसे कि बिस्मिल्लाह शर्मा। दोनों ने अपना नाम बदलकर उपनाम गांधी रख लिया जिससे कि भारत की जनता को आराम से मूर्ख बनाया जा सके। जब वे भारत लौट कर आए तो एक नकली वैदिक विवाह का आयोजन किया गया जिससे कि जनता की निगाह में ये एक विवाह हो। इसलिए इंदिरा और उनके वंशजों को फैसी और पसंदीदा नाम गांधी मिल गया। गांधी और नेहरू दोनों ही फैसी और पसंदीदा नाम हो गया। जैसे कि एक गिरगिट अपना रंग बदल लेता है, उसी तरह इस राजवंश ने अपनी वास्तविकता को छुपाने के लिए अपना नाम परिवर्तित कर लिया। इंदिरा गांधी के दो पुत्र हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। संजय का वास्तविक नाम संजीव था जो कि उनके बड़े भाई राजीव के तर्ज पे रखा था। संजीव इंग्लैंड में कार चोरी करते हुए ब्रिटिश पुलिस के हाथों पकड़े गए और उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। उस वक्त ब्रिटेन के भारतीय राजदूत कृष्णा मेनन ने इंदिरा जी के कहने पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए उनका नाम संजीव से संजय रख दिया और एक नया पासपोर्ट बनवा दिया। तब संजीव गांधी संजय गांधी के नाम से जाने जाने लगे। ये तो एक सत्य तथ्य था कि राजीव जी के जन्म के बाद इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी अलग अलग रहने लगे थे, लेकिन उनका तलक नहीं हुआ था। के.एन. राव की पुस्तक द नेहरू डायनास्टी के अनुसार इंदिरा जी या श्रीमती फिरोज खान के दूसरे पुत्र जो संजय गांधी के नाम से जाने जाते हैं, वो फिरोज गांधी के बेटे नहीं थे। वो किसी और मुस्लिम सज्जन के पुत्र थे जिनका नाम मोहम्मद यूनुस था। आश्चर्यजनक रूप से संजय गांधी ने एक सिख लड़की मेनका से विवाह कर लिया और मोहम्मद यूनुस के साथ नई दिल्ली वाले घर में रहने लगे। जाहिर तौर पे यूनुस उनके विवाह से प्रसन्न नहीं थे और वो उनका निकाह अपनी पसंद की किसी मुस्लिम लड़की से करवाना चाहते थे। ये वही मोहम्मद यूनुस थे जो कि संजय गांधी के प्लेन हादसे में मरने के बाद सबसे ज्यादा रोए थे। यूनुस की पुस्तक पर्सन्स, पैशंस एंड पॉलिटिक्स में कोई भी ये पढ़ सकता है कि संजय का अंतिम संस्कार इस्लामिक रीति रिवाज से हुआ था। ये तो एक सच बात थी कि संजय गांधी इंदिरा गांधी को लगातार उनका भेद खोलने की धमकी देते रहते थे कि उनका असली पिता कौन थे। संजय ने अपनी मां के गहरी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण पाने का प्रयास करते रहते थे और जिसका वो अक्सर गलत फायदा उठाते थे। इंदिरा गांधी उनके गलत कार्यों को अनदेखा करने की कोशिश करती थी और एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से संजय सरकार के ऊपर नियंत्रण रखते थे। जब संजय गांधी के मृत्यु की खबर इंदिरा गांधी के पास पहुंची, तब उनका पहला प्रश्न ये था कि उसकी चाबियां और उसकी घड़ी कहाँ है। नेहरू गांधी राजवंश का कुछ बहुत ही गहरा राज उन वस्तुओं में छिपा हुआ था। प्लेन क्रैश हादसा वैसे भी बहुत रहस्यमय था। ये एक बिल्कुल नया प्लेन था और इसने क्रैश करने के लिए गोता लगाया था और तब भी प्लेन में कोई विस्फोट नहीं हुआ था। ये तब हुआ था क्योंकि प्लेन में ईंधन नहीं था, जबकि प्लेन के रजिस्टर में ये दिखाया गया था कि प्लेन में ईंधन उड़ान से पहले भरा गया था। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का अनुचित उपयोग करते हुए किसी भी पूछताछ के लिए मनाही कर दी और न ही किसी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा गया। तो आखिर उसका संदिग्ध कौन है? कैथरीन फ्रैंक की पुस्तक द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में इंदिरा गांधी के प्रेम प्रसंगों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें ये लिखा गया है कि इंदिरा जी का पहला प्यार उनके जर्मन अध्यापक थे जो उन्हें शांतिनिकेतन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे।
उसके पश्चात उनके अन्य व्यक्तियों के साथ प्रेम संबंध थे। उनमें से कुछ थे एम ओ मथाई, उनके पिताजी के सचिव, उसके बाद धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, उनके योग गुरु, और उसके बाद दिनेश सिंह, विदेश मंत्री। भूतपूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह ने अपनी पुस्तक प्रोफाइल एंड लेटर में इंदिरा गांधी के मुगल प्रेम का बड़ा आश्चर्यजनक खुलासा किया है। इसके अनुसार 1968 में इंदिरा गांधी एक प्रधानमंत्री के रूप में एक औपचारिक यात्रा पर गई हुई थी। नटवर सिंह भी उनके साथ एक एस अधिकारी के रूप में गए हुए थे। एक दिन भर की व्यस्तता के बाद इंदिरा गांधी एक कार यात्रा पर शाम को जाना चाहती थी। कार से एक लंबी दूरी तय करने के बाद इंदिरा गांधी बाबर के कब्र पे जाना चाहती थी, जबकि ये उनकी यात्रा कार्यक्रम में शामिल नहीं था। अफगानी सुरक्षा विभाग ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर वो अपनी जिद पे अटल रही और अंत में वो कब्र पे जाकर ही मानी। ये एक सुनसान क्षेत्र था। वो बाबर की कब्र के सामने गई और कुछ देर तक अपना सिर श्रद्धा के साथ झुका के खड़ी रही। नटवर सिंह उनके ही पीछे खड़े थे। जब इंदिरा ने अपनी प्रार्थना खत्म की तो वो पीछे मुड़ी और नटवर सिंह से कहा, आज हमारा इतिहास मिट गया है। Today we have had a brush with history. एक बात गौर करने वाली है कि बाबर प्रथम मुगल शासक था जिसने भारत में मुगल शासन की स्थापना की और जहां से नेहरू गांधी राजवंश का जन्म हुआ। ये गिनना बड़ा कठिन है कि ना जाने कितने ही उच्च शिक्षा केंद्र राजीव गांधी के नाम पर खोले गए हैं, लेकिन राजीव गांधी खुद एक कम बुद्धि के विद्यार्थी थे। 1962 से 1965 तक उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया, लेकिन उन्होंने बिना डिग्री के ही कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि वे परीक्षा को पास नहीं कर पाए थे। अगले साल 1966 में उन्होंने इंपीरियल कॉलेज लंदन में प्रवेश लिया, परंतु वहां भी वे असफल ही लौटे बिना डिग्री के एन राव ने अपनी पुस्तक में आरोप लगे हैं कि सानिया मानियो से शादी करने के लिए राजीव गांधी कैथोलिक बन गए थे। राजीव ने अपना नाम बदलकर रॉबर्टो रख लिया था। उनके बच्चों का नाम इटालियन भाषा में राउल और बियांका रख लिया। ये नाम बड़ी ही चतुराई से रखा गया था, जैसा कि भारत में लोग इसका उच्चारण राहुल और प्रियंका के रूप में करते हैं। राजीव गांधी खुद भी मुगलों की तरह ही सोचते थे। तभी तो उन्होंने 15 अगस्त 1988 को लाल किले के प्राचीर से गरजते हुए कहा था कि हमारा प्रयास अपने देश को उन ऊंचाइयों पर ले जाना है जहां यह 250 से 300 साल पहले था। उस समय औरंगजेब का शासनकाल था, जो कि जाजिया कर लगाने वाला तथा मंदिरों का विध्वंस करता था। Our endeavor should be to take the country to heights to which it belonged about 250 to 300 years ago. It was then the reign of Aurangzeb, the jizya master and number 1 temple destroyer. भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी ने लंदन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी वो काफी जानकारी देती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव गांधी ने दावा किया कि वे हिंदू नहीं बल्कि पारसी है। फिरोज गांधी और राजीव गांधी के दादाजी एक मुस्लिम सज्जन थे और वे गुजरात के जूनागढ़ नमक क्षेत्र से थे। इस मुस्लिम पंसारी, जिनका नाम नवाब खान था, उसने एक पारसी महिला का मुस्लिम धर्म परिवर्तन करवा के उससे निकाह किया था। यही एक स्रोत था जहां से राजीव गांधी के पारसी होने का मिथक पैदा हुआ। ध्यान देने की ये बात भी है कि उनका कोई पारसी वंशज नहीं पैदा हुआ। उनकी पैतृक दादी जी ने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया जब पारसी धर्म ने उन्हें नवाब खान से शादी करने से मना कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से पारसी राजीव गांधी का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भारतीय जनता के देखरेख में हुआ। डा सुब्रमण्यन स्वामी लिखते हैं कि सोनिया गांधी का वास्तविक नाम अंतोनियो मैनो था। उनके पिताजी एक राजमिस्त्री थे। वे इटली के कुख्यात फांसीवादी शासन के कार्यकर्ता भी थे और जिसकी वजह से उन्होंने 5 सालों तक रूस की जेल में कैदी रहे। सोनिया गांधी ने हाई स्कूल के आगे पढ़ाई भी नहीं की है। उन्होंने कुछ अंग्रेजी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्थित एक शिक्षा केंद्र से सीखी जिसका नाम लेनोक स्कूल था। इसी तथ्य पर ही वो दावा करती है कि उन्होंने प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। कुछ अंग्रेजी सीखने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज कस्बे के एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी कर ली। सोनिया गांधी की माधवराव सिंधिया की यूके में कुछ ज्यादा ही गहरी दोस्ती हो गई थी, जो कि उनके विवाह के बाद भी बनी रही। सन 1982 की एक रात सुबह के 2 बजे माधवराव सिंधिया और सोनिया गांधी अकेले पकड़े गए थे जब उनकी कार आई दिल्ली के मेन गेट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब प्रधानमंत्री के सुरक्षा विभाग के लोग दिल्ली और चेन्नई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर टोकरों क्रेट्स को रोम भेजने के लिए जाते थे, जिनमें भारतीय खजाना भरा होता, जिसमें मंदिरों की मूर्तियां, प्राचीन वस्तुएं, प्राचीन चित्र भरे होते थे। अर्जुन सिंह, जो कि पहले मुख्यमंत्री थे और बाद में यूनियन मिनिस्टर के बने, वो ही इस लूट के कर्ता धर्ता थे और सब उनकी देखरेख में होता था। कस्टम से बिना जांचे हुए ये सारा सामान इटली भेज दिया जाता था, जहां ये 2 दुकानों जिनका नाम इतनिका और गणपति में बेचे जाते थे। और आश्चर्यजनक रूप से इन दोनों दुकानों की मालकिन सोनिया गांधी की बहन अलेस्नाद्र मैनो विंची थी। इंदिरा गांधी की मृत्यु दिमाग और दिल में गोली लगने की वजह से नहीं, बल्कि अत्यधिक खून के बहने के कारण हुई थी। जब इंदिरा गांधी के ऊपर हमला हुआ, तब सोनिया गांधी ने अजीब ढंग से हट करने लगी कि लहूलुहान इंदिरा गांधी को डा
राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया जाए, जो कि एम्स के विपरीत दिशा में था और एम्स में इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए आपात प्रोटोकॉल मौजूद थे। राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाने के बाद सोनिया गांधी ने अपना विचार बदल दिया और इंदिरा गांधी को दोबारा एम्स ले जाने की मांग रखी, जिसकी वजह से महत्वपूर्ण 24 मिनट व्यर्थ हुए। ये एक संदेह का विषय है कि क्या सोनिया गांधी अपरिपक्व थी या वो ये एक चाल थी जिससे जल्द से जल्द अपने पति को सत्ता में ला सकें। राजेश पायलट और माधव राव सिंधिया प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार थे और वो ही सोनिया गांधी के सत्ता की राह के सबसे बड़ी रुकावट थे। उन दोनों लोगों की मृत्यु रहस्यमय दुर्घटना में हो गई। संयोगवश कुछ सबूत पहली नजर में संभावना व्यक्त करते हैं कि मैनो परिवार ने राजीव गांधी को मरवाने के लिए लिट्टे को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। सोनिया गांधी के उन पार्टियों से काफी अडिग राजनीतिक गठबंधन है जो कि राजीव गांधी के हत्यारों की प्रशंसा करते नहीं थकते, जैसे कि एमडीएमके, पीएमके और पीएमके। कोई भी भारतीय विधवा कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। ऐसी ही बहुत सी परिस्थितियां हैं जो कि एक संदेह पैदा करती हैं। राजीव गांधी की हत्या में सोनिया गांधी के सम्मिलित होने की एक जांच होने की जरूरत है। आप डा सुब्रमण्यन स्वामी की पुस्तक राजीव गांधी की हत्या, अनछुए प्रश्न और अनुत्तरित सवाल, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, अनआस्क्ड क्वेश्चंस एंड अनआंसर्ड क्वेरीज, ये पुस्तक ऐसे ही कुछ षड्यंत्र की तरफ संकेत करते हैं। 1992 में सोनिया गांधी ने इटली के नागरिकता अधिनियम के आर्टिकल अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अपनी नागरिकता का नवीनीकरण करवाया है। इटली के कानून के अंतर्गत राहुल और प्रियंका दोनों ही इटली के नागरिक हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने जब उन्हें जन्म दिया तब वो इटली की ही नागरिकता ग्रहण किए हुए थी। राहुल गांधी की इटालियन भाषा उनकी हिंदी से ज्यादा अच्छी है। राहुल गांधी एक इटालियन नागरिक है। इस तथ्य का उजागर तब हुआ जब उन्हें 27 सितंबर 2001 को एफबीआई ने उन्हें बोस्टन एयरपोर्ट नजरबंद किया था, क्योंकि वो एक इटालियन पासपोर्ट पे सफर कर रहे थे। इसलिए भारत में अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाता है कि महत्वपूर्ण पदों जैसे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद पर वो व्यक्ति आसीन नहीं हो सकता जिसका जन्म विदेश में हुआ हो, तो राहुल गांधी तो वैसे भी प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य हो जाते। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद राहुल गांधी ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज नई दिल्ली में प्रवेश लिया, वो भी मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि राइफल शूटिंग के खेल आरक्षण कोटा के अंतर्गत। 1989 से 90 के बीच वहां एक विस्तृत समय बिताने के बाद उन्होंने अपनी बीए की पढ़ाई फ्लोरिडा के रोलिंस कॉलेज से पूरी की। भला कोई व्यक्ति केवल बीए की डिग्री के लिए अमेरिका जाएगा क्या? उसके पश्चात अगले साल 1995 उन्होंने एमफिल की डिग्री भी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से पूरी कर ली। उनकी एमफिल की डिग्री की वास्तविकता पर भी प्रश्न खड़ा होता है कि उन्होंने बिना एमए की पढ़ाई किए बिना एमफिल कैसे कर लिया। इसके पीछे भी प्रख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का हाथ माना जाता है। आप में से बहुत लोगों ने फिल्म मुन्ना भाई MBBS तो जरूर देखी होगी। सन 2008 में राहुल गांधी को एक छात्र रैली को संबोधित करने के लिए कानपुर में चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम को प्रयोग करने से मना कर दिया गया। उसी के बाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर VK सूरी को उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने यूनिवर्सिटी से बेदखल कर दिया। 26/11 के समय जब पूरा देश इस चिंता में था कि मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले से कैसे निपटा जाए, तब माननीय राहुल गांधी जी अपने दोस्तों के साथ एक विलासितापूर्ण पार्टी में सुबह 5 बजे तक व्यस्त थे। राहुल गांधी ने सभी कांग्रेस सदस्यों को कठोरता के साथ निर्देश दिए। उन्होंने सभी नेताओं से कहा कि वे आत्मसंयम बरतें। एक तरफ जहां उनका मंत्री पद वाला बंगला जिम की व्यवस्था से सुसज्जित है, वहीं वो दिल्ली के कम से कम 2 सबसे आलीशान जिम के नियमित सदस्य हैं, जिनमें से एक तो 5 स्टार है। राहुल गांधी के 2009 चुनाव अभियान में चेन्नई की एक यात्रा पर पार्टी के 1 करोड़ रुपए खर्च होते थे। इस तरह की अव्यवस्था यही दिखलाती है कि राहुल गांधी की ऐसी पहल उनकी ही नहीं बल्कि उनके पार्टी के सदस्यों की ही मेहनत होती है। उत्तर प्रदेश में 2007 के चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अगर नेहरू गांधी वंशज का कोई व्यक्ति उस समय राजनीति में सक्रिय होता तो शायद बाबरी मस्जिद नहीं गिराई गई होती। ये वाक्य निसंदेह उनके पूर्वजों का झूठा मुस्लिम प्रेम दिखलाता है। 31 दिसंबर 2004 को जॉन एम इत्ती नाम के एक रिटायर्ड प्रोफेसर, जो कि केरल राज्य के अलपुझा जनपद के निवासी हैं, ने राहुल गांधी और उनकी साथी जुवेनिता अलियास वेरोनिका के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यानी कि भारत को एक और इम्पोर्टेड बहू मिलेगी जिसे भारत पर राज करने के लिए थोप दिया जाएगा। स्विस मैगजीन श्वेजा इलस्ट्रेट के 11 नवंबर 1991 वाले संस्करण में इस रहस्य का खुलासा किया गया है कि राहुल गांधी 2 अरब US के अपनी मां की अकूत संपत्ति के मालिक है, और अब तक तो ये ना जाने कितनी बढ़ चुकी होगी। स्विस बैंकिंग एसोसिएशन की 2006 की एक रिपोर्ट ने ये खुलासा किया है कि वहाँ के बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा राशि जो कि US 1.4 ट्रिलियन के बराबर है, और ये किसी और भी देश जमा की हुई राशि से बहुत ही ज्यादा है, और इतनी राशि भारत की कुल GDP से भी बहुत ज्यादा है। इस राजवंश ने भारत पर 50 सालों से भी ज्यादा समय तक राज किया है, और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो सारा जमा कला धन किस पार्टी के सदस्यों का होगा।
केंद्र को छोड़ भारत के 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों पर किसी एक समय में कांग्रेस का ही शासन होता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मुगलों ने एक समय भारत के ऊपर शासन किया था, बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब भारत पे रोम का शासन काल चल रहा है। इस वीडियो का केवल यही मकसद है कि कम से कम आज की पीढ़ी उन सत्य से वाकिफ हो जाए कि किस तरह कुचरित्र लोगों के नाम पर प्रतिष्ठित संस्थाएं और योजनाएं चलाई जा रही है, ताकि उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाए, और किस तरह इस राजवंश के लोगों ने भारत के गणतंत्र का बुरी तरह दुरुपयोग किया है और अपनी शक्तियों का नाजायज फायदा उठाया है। आपसे अनुरोध है, देश हित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमें और आगे बढ़ने में हमारी आर्थिक मदद करें।